हाय लबासना ड्रीमर्स, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में भी हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और गुलाम वंश में आज हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में अपनी गद्दी पर बैठता है और 1287 ईस्वी तक शासन करता है। गयासुद्दीन बलबन एक इलबरी तुर्क हुआ करता था और गयासुद्दीन बलबन के जो पिताजी थे वह इलबरी सरदार थे। होता क्या है कि इसके पिताजी सरदार थे, तो मंगोल करते क्या है, इस पूरे कबीले पर आक्रमण कर देते हैं और कबीलों के आक्रमण में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और मंगोल इसको बंदी बना करके लेकर के चले जाते हैं और एक व्यापारी को बेच देते हैं जिसका नाम होता है जमालुद्दीन बसरी। अब जमालुद्दीन बसरी जब अपने अन्य तुर्की सरदारों गुलामों के साथ इसे लेकर मंडी में लेकर के जाता है तो इल्तुतमिश को पसंद आ जाता है। यह इल्तुतमिश ग्वालियर की विजय के बाद 1233 ईस्वी में वह ग्वालियर से लौट रहा होता है और इसकी निगाह बलबन के ऊपर पड़ जाती है और उसे खरीद लेता है और बलबन को खरीद करके इल्तुतमिश ने उसे अपने चालीसा दल में शामिल कर लिया। चालीसा दल में इसके कार्यों को देख करके इल्तुतमिश ने इसे अपना व्यक्तिगत सेवक या खासदार बना लिया। बलबन उसके बाद जैसे जैसे सत्ता का हस्तांतरण होता गया वैसे वैसे इसके पद में वृद्धि होती जाती है। रजिया सुल्तान के समय में यह अमीर ए शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय में यह अमीर ए आखुर के पद पर था और रेवाड़ी की जागीर भी इसके पास हुआ करती थी। और मसूद शाह के समय में अमीर ए हाजिब के पद पर था और इसके पास हांसी की सूबेदारी हुआ करती थी। और नासरुद्दीन महमूद के समय में यह नायब ए मामलकात के पद पर बैठ जाता है। और इस प्रकार से 1266 ईस्वी में जब यह गद्दी पर बैठता है तो उस वक्त सुल्तान का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो सुल्तान के महत्व को बढ़ाने के लिए यह राजत्व का सिद्धांत दे देता है और कहता है कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। ठीक, और वह अल्लाह के निर्देशानुसार ही शासन करता है, इसलिए सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात आता है। इसलिए जो अन्य सरदार होते हैं वह उसके कार्यों की आलोचना नहीं कर सकते हैं, उनके पास इसका अधिकार नहीं है। और बलबन कहा करता था कि राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार है और इस संबंध में पूरी मानव जाति में उसके समान कोई और नहीं है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करके वह अपने राजत्व के सिद्धांतों को प्रमाणित करने की कोशिश करता है। और इसीलिए एक कहावत कही गई है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। ये कौन कहता है? ये एक इतिहासकार हैं के निजामी। वो यही कहते हैं कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। बलबन अपने बारे में, मिनक सुल्तान के बारे में कुछ और तथ्य, कुछ और बातें बोलता है जो महत्वपूर्ण है। कहता है कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्यों के प्रति सदा सजग रहे। तो इस प्रकार से वह कुछ गैर इस्लामी कृत्यों को भी, वह अपने राजत्व के सिद्धांत में कुछ गैर इस्लामी कृत्यों को भी जोड़ देता है, क्योंकि चाहता क्या था कि सुल्तान का महत्व बढ़े। तो सुल्तान का महत्व बढ़ाने के लिए उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करवाता है। सिजदा में क्या होता है कि घुटने पर बैठ करके सिर झुकाना, और पाबोस में क्या होता है कि उसके पैरों को चूमना। सुल्तान मीन बलबन आगे ईरानी त्यौहार एक हुआ करता था नौरोज, उसे भी प्रारंभ करवा देता है। बलबन जब गद्दी पर बैठता था तो वह मुस्कुराना छोड़ देता है, मदिरा पीना छोड़ देता है और इवन वह सुल्तान के महत्व को बढ़ाने के लिए वह सभी सरदारों से बात भी नहीं किया करता था, वह केवल वजीर से बात किया करता था। तो इस प्रकार से सुल्तान का महत्व, जो नासरुद्दीन महमूद केस के काल तक कुछ नहीं हुआ करता था और लोग सब कुछ हुआ करते थे, तो बलबन के समय में सुल्तान का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह और किसी से बात नहीं करेगा, मुस्कुराएगा नहीं, मदिरा का सेवन नहीं करेगा, नृत्य नहीं करेगा और हमेशा टफ डिसीजन लेगा। और इस प्रकार के काम जो गैर इस्लामिक कृत्य हुआ करते थे, सिजदा और पाबोस अगर प्रारंभ करवा देगा तो बड़ी ऑब्वियस से बात है, सुल्तान का महत्व बढ़ जाएगा। वह बलबन करता क्या था कि खलीफा की राजनीतिक सत्ता को मान्यता देता था, जो बगदाद में स्थित हुआ करते थे। गद्दी पर बैठने 1266 में गद्दी पर बैठने के पश्चात पहला कृत्य होता है राजत्व का सिद्धांत देना, और दूसरा कार्य करता है कि तुर्कान ए चहलगानी का दमन करता है।
तुर्कान चहलकानी को समाप्त कर देता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, जिसका यह खुद सदस्य रहता है और यह देखता है कि किस तरह से ये तुर्कान चहलकानी के लोग एक सुल्तान को उठाते और बैठाते हैं, मीन एक सत्ता से हटा देते हैं और षड्यंत्र करते हैं। और हटाने के लिए, इस तुर्कान चहलकानी का दमन करने के लिए करता क्या है बलबन कि उन सरदारों को अगर कोई छोटी से छोटी गलती हो जाया करती थी उसे बड़ी से बड़ी सज़ा दिया करता था। और एक अमीर खान नाम का एक सरदार हुआ करता था। अगर एक उदाहरण के स्वरूप में देखा जाए तो एक अमीन खान नाम का एक सूबेदार हुआ करता था। उसको बोलता है कि बंगाल में विद्रोह हो गया है, जाओ तुम दबा करके आ जाओ, उसका दमन करके आ जाओ। तो वह दमन नहीं कर पाता है, तो अमीन खां को वह मृत्यु की सज़ा दे देता है, क्योंकि वह क्या था कि 40 सरदारों का सदस्य था। इसकी वजह से उसके साथ ऐसा करता है। तो इस प्रकार से करते हुए वह उन 40 सरदारों का पूरी तरह से समूह को मिटा देता है, समाप्त कर देता है। और तीसरा कार्य करता है कि जब ये दोनों काम कर लेता है कि सुल्तान के महत्व को बढ़ा लिया और जो षड्यंत्रकारी थे सरदार थे, जब उनकी समाप्ति कर देता है, तब वह आंतरिक विद्रोह को समाप्त करने पर उतारू हो जाता है। आंतरिक विद्रोह को समाप्त करने में सबसे पहला काम करता है मेमातियों का दमन करता है। मेमाती थे कौन? मेमाती दिल्ली में एक प्रकार के जंगली लोग हुआ करते थे, जो बेसिकली जो वहाँ के नागरिक हुआ करते थे, सुल्तान के नागरिक हुआ करते थे, उनको बहुत तंग, उनको लूटते थे, उनके कपड़े चुरा ले जाते थे और अनेक अनैतिक कृत्य किया करते थे। तो सुल्तान को बहुत बुरा लगता है और वह 3000 अफगान सैनिकों को बुलवाता है और उनके खिलाफ पूरी तरह से अभियान छोड़ देता है और मेमातियों का बहुत बुरी तरीके से दमन करता है। मेमातियों के दमन करने के पश्चात 3000 अफगानों को ही गोपालगिरी में एक दुर्ग बना करके, दिल्ली के पास है गोपालगिरी, तो दुर्ग बना करके उसे वहीं पर बैठा देते हैं और बोलते हैं कि ये मेमाती फिर से उभरने ना पाएँ। फिर आंतरिक विद्रोह के दमन करने के क्रम में उनका जो दूसरा कार्य रहता है वो गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में कुछ अमीर हुआ करते थे राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। क्योंकि दोआब का क्षेत्र था, बहुत समृद्धशाली क्षेत्र था, तो लोगों के पास पैसा बहुत हुआ करता था। सुल्तान को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है, तो वह सभी की इक्ताओं को छीन लेता है, उनके धन को छीन लेता है और उन्हें जेल में डलवा देता है। फिर क्या होता है? फिर तीसरे वाले क्रम में कि अवध का एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, वहाँ पे सुरक्षित नहीं था कुछ भी, लुटेरे आते थे, लूट करके चले जाते थे। तो सुल्तान कहता है कि फिर तो ऐसी मेरी सत्ता चलेगी नहीं, तो वह उनका भी दमन करता है जो लुटेरे हुआ करते थे, जो मार्ग में लूटपाट मचाते थे, तो उनका भी दमन करता है। तो इस प्रकार से आंतरिक विद्रोह के दमन में मेमातियों को हटाना, गंगा यमुना या दोआब के क्षेत्र में अधिकार कर लेना, इस प्रकार के काम करता है। एक महत्वपूर्ण अभियान जो बलबन करता है अपने पूरे शासनकाल में, वह है बंगाल का अभियान। बंगाल का अभियान वह अपने ही एक गुलाम के खिलाफ करता है, जिसका नाम होता है तुगरिल खां। तुगरिल खां बलबन का ही एक गुलाम था और वह बंगाल में उसको इक्ता दिया गया था कि शासन संभालने के लिए, लेकिन वह विद्रोह कर देता है और वह खुद को मुसीसुद्दीन की उपाधि दे करके, मतलब 1279 ईस्वी में वह खुद को सुल्तान बना लेता है। कहता है कि मेरे नाम का खुतबा चलवाया क्रैस, अब तो मैं सिक्का वगैरह भी करवाऊंगा। तो बलबन को ये बातें बहुत बुरी लग जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी के गुलाम ने, किसी दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान के किसी गुलाम ने उसे धोखा दिया है और उसके खिलाफ विद्रोह किया है। तो बलबन इसे दबाने के लिए एक अमीन खां को भेजता है, लेकिन अमीन खां इस तुगरिल खां से हार जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसे बलबन क्या करेगा, मृत्यु की सज़ा दे देगा कि अमीन खां इससे हार करके आ जाएगा तो उसे मृत्यु की सज़ा दे देता है। फिर बलबन क्रोधित हो जाता है और खुद कहता है कि अब तो मैं बंगाल पर मैं अपना खुद का अभियान करूँगा, और यह अपने पुत्र को लेकर के चला जाता है। तो जब जैसे ही पता चलता है तुगरिल खां को कि सुल्तान स्वयं आ रहा है यहाँ पर, तो वह भाग खड़ा होता है। ठीक है, तो किसी तरह से कुछ करके एक मोहम्मद सेरंदाज सेनापति हुआ करता था बलबन के उसमें, तो वो उसे ढूंढता है और ढूंढ करके मार देता है। तो इस प्रकार से समाप्त हो जाता है, ये तुगरिल का विद्रोह समाप्त कर देता है बलबन। और अपने एक पुत्र को बुगरा खां करके उसका एक पुत्र था, तो उसको
बंगाल की इक़्तिदारी दे करके चला आता है। अब बंगाल की इक़्तिदारी देने के पश्चात बलबन बलबन का जो महत्वपूर्ण कृत्य था वो तो समाप्त हो गया। अब वो करेगा अपने प्रशासन को सुधारेगा। मीन विद्रोह का दमन हो गया, सुल्तान का महत्व बढ़ गया। अब वह सेना को संगठित करेगा। सेना को संगठित करने में अब वह दीवान ए अर्ज की स्थापना करता है। दीवान ए अर्ज मतलब कि सेना को संगठित करता है। और इसका पूरा पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इमादुल मुल्क को जाता है, क्योंकि इसने इमादुल मुल्क को ही दीवान ए आरिज मीन आरिज विभाग का प्रधान घोषित किया था। सेना को संगठित करना, सेना को एकता देना, और जो लोग वृद्ध हो गए हैं उनको हटाना, उनको पेंशन दे देना, और नए लोगों को एकताएं प्रदान कर देना। इस प्रकार का कार्य मीन दीवान आरिज में किया जाता था, और दीवान आरिज की स्थापना करने का श्रेय बलबन को ही जाता है। ठीक, तो दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन की सिफारिश पर यह उस आदेश को वापस ले लेता है जिसमें यह कहा गया रहता है कि जो लोग वृद्ध हो गए हैं उनसे एकताएं छीन ली जाएंगी और उनको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो वह इस प्रकार का आदेश वापस ले लेता है। और क्या करता है प्रशासनिक सुधार में? बलबन का कुछ और कृत्य है। बलबन का आगे क्या करते हैं? बलबन गुप्तचर विभाग का गठन करते हैं। गुप्तचर विभाग को उस वक्त बरीद कहा जाता था, तथा बरीद ए मुमालिक एक विभाग का निर्माण करवाता है जिससे वह अपने शासनकाल में उन सभी घटनाओं के बारे में पता कर सके कि कहाँ पर विद्रोह होने वाला है या कहाँ पर क्या चल रहा है। तो वह बरीद नामक एक संस्था का निर्माण करता है। बलबन अपने पूरे शासनकाल में अगर वो किसी पर भी यकीन करता था अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए, तो वो था कि शहजादा मोहम्मद। किंतु शहजादा मोहम्मद को वह मंगोलों से लड़ने के लिए भेज दिया था उत्तरी पश्चिमी छोर पर, और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? क्योंकि 1272 ईस्वी तक तो एक उसी का भाई चचेरा भाई हुआ करता था जिसका नाम था शेर खां। तो मंगोल उससे बहुत डरा करते थे। लेकिन 1272 अब वो शेर खां से मंगोल डरा करते थे, शेर खां से बलबन भी डरा करता था। तो बलबन ने किया क्या कि अपने चचेरे भाई को विष दे करके उसकी हत्या करवा दी। उसकी हत्या होने के बाद मंगोलों की हिम्मत बढ़ जाती है और मंगोल उस पश्चिमी छोर से, पंजाब वाले छोर से आक्रमण करने लगते हैं। तो बलबन क्या करता है, अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को एक बड़ी सेना के साथ भेजता है, और बड़ी बहादुरी के साथ शहजादा मोहम्मद लड़ता है, लेकिन शहजादा मोहम्मद मारा जाता है। ठीक, तो इसे शहीद आजम की भी उपाधि दे देते हैं बलबन। और बलबन बहुत दुखी होता है, इन सारी घटनाओं से बहुत दुखी हो जाता है। अब वह उसे चिंता सताने लगती है कि मेरा उत्तराधिकारी होगा कौन। उसे इस बात का बहुत बड़ा, क्योंकि वह शहजादा मोहम्मद क्या था कि उसका बड़ा पुत्र था, तो परेशान होता है। किंतु करता क्या है कि शहजादा मोहम्मद के एक बड़ा पुत्र हुआ था जिसका नाम था कैखुसरो, तो उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। ठीक, उत्तराधिकारी नियुक्त करने के कुछ ही समय के पश्चात 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। और बलबन की मृत्यु के बारे में इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि बलबन की मृत्यु से जो उसके मालिक हुआ थे, दुखी मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी, और उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और ज़मीन पर सोए। तो बलबन का इतना महत्व बढ़ गया था कि सुल्तान को सुल्तान की उपाधि दिलवाना ये बलबन का ही काम था। बलबन ही ऐसा व्यक्ति था जो ये कर सका। बलबन तुर्कान चहलकानी का दमन करना उसका सबसे प्रमुख कार्य था। दीवान अर्ज की स्थापना करना और तुर्कान चहलकानी का वो समाप्त कर देना, सिजदा और पाबोत नामक प्रथा का चलाना, मीन गैर इस्लामिक कृत्य को चालू करवाना, ये इसके कुछ प्रमुख कार्य रहते हैं। अब इसने अपने मृत्यु के पहले कैखुसरो को, मीन शहजादा मोहम्मद के पुत्र को, तो अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन उस वक्त एक कोतवाल था जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम होता है फखरुद्दीन मोहम्मद। तो फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक चालाकी से, षड्यंत्र से कैखुसरो को गद्दी से उतार देता है और बुगरा खां के बेटे को कैकूबाद को सुल्तान बना देता है। क्योंकि कैकूबाद क्या था कि बहुत ही अनुशासन में उसका लालन पालन हुआ था।
उसने आज तक सोसाइटी को देखा नहीं था, दुनिया को देखा नहीं था। उसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अभी उसने जिस वक्त वो गद्दी पर बैठा तो किसी स्त्री का उसने शकल तक नहीं देखा था, चेहरा भी नहीं देखा था। तो फखरुद्दीन कहता क्या है कि सुरान सुंदरियों के बारे में उसे बतलाता है और उसे भोग और विलास की ओर ले करके जाने की कोशिश करता है और वह उसी में उसे इन्वॉल्व कर देता है और खुद नायब बन जाता है। फखरुद्दीन मोहम्मद क्या होता है कि सुल्तान को कैकुबात को गद्दी पर बैठा देता है ताकि किसी को ये न महसूस हो कि सुल्तान का वो अधिकार ले लिया। फिर खुद को नायब बना लेता है और सुल्तान को क्या कहता है कि सुरा और सुंदरियों में के बीच में भोग विलास में आप अपना जीवन बिताइए, आपको राजपाट से कोई मतलब नहीं है। बंगाल में शासन कर रहा था बुगरा खां। बुगरा खां को ये बात पता चलता है कि उसके पुत्र को गद्दी पर बैठा करके उसका फ़ायदा लिया जा रहा। तो बुगरा खां अपनी पूरी सेना के साथ चल देता है अपने बेटे को समझाने के लिए कि बेटा बोलता बेटा आप ऐसा मत करो, कह रहे आप जो है शासन संभालो, आप सुल्तान हो, आप सुल्तान की तरह व्यवहार करो। तो वह बेटा पिता की बात मान जाता है और वह फखरुद्दीन मोहम्मद को विष दे करके मरवा देता है और राजपाट में काम करना शुरू करता है। फिर क्या करता है कि राजपाट में उसे सहायता प्राप्त करने के लिए समाना से एक मलिक फिरोज खिलजी नामक व्यक्ति को बुलवाता है। अब मलिक फिरोज खिलजी चूँकि गैर तुर्की था, ठीक, तो बाद में इसी को मलिक फिरोज खिलजी को ही जलालुद्दीन भी बोला जाएगा। तो इस जलालुद्दीन खिलजी को जब वो बुलवाता है यहाँ पर, तो चूँकि गैर तुर्की था तो उस वक्त के जो तुर्की सरदार थे वो विद्रोह कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये तो गैर तुर्की है, आप इसको कैसे ऊंचे पद पर बैठा सकते हो, अपना सलाहकार कैसे नियुक्त कर सकते हो। तो वो षड्यंत्र करते हैं और ये कैकुबात की हत्या करवा देते हैं। और कैकुबात की हत्या करवाने के बाद एक क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाते हैं और एक पपट के रूप में उससे एक आदेश पारित करवा देते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी जाए। तो जलालुद्दीन खिलजी को जैसे ही पता लगता है कि उसकी हत्या होने वाली है तो वह उसका रिवर्स काम करता है, अपने सहपाठियों के साथ दिल्ली पर कूच कर देता है और सभी जो तुर्की सरदार होते हैं उनकी हत्या करवा देता है। उनकी हत्या करवा करके इस प्रकार से वह इल्बरी वंश का अंत कर देता है। जितने भी सरदार रहते हैं सबकी हत्या करवा देता है और इल्बरी वंश को समाप्त कर देता है और इल्बरी वंश को समाप्त कर करके खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। खिलजी वंश की स्थापना करने के पश्चात के बाद का जो भी कार्यक्रम होगा वो हम अगले वीडियो में देखें। इस वाले वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।